हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। तो जैसा कि आपको पता है कि अब 5 डेज बाद में आपकी एम्स नर्सिंग की एग्ज़ाम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन 5 डेज के अंदर अपना रिवीजन कैसे पूरा करना है और जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है उनको अपना सिलेबस कैसे पूरा करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने मेरी एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम की लास्ट 15 डेज़ के अंदर प्रिपरेशन का एक वीडियो डाला था, लेकिन आज का ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इन 5 डेज़ के अंदर ऐसी मिस्टेक करते हैं जो उनको नहीं करनी रहती है। उनको ये भी पता नहीं रहता है कि उनको अपना रिवीजन कैसे कंप्लीट करना है, उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है, क्योंकि एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी डिप्रेस मत होना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बट जैसा जैसा मैं आपको कहती हूँ आप उसको फॉलो करते जाना। कि मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि मेरा तो सिलेबस पूरा हुआ नहीं है तो मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, मैं अगली बार ट्राई करूँगी, और इस बार वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या फिर जिनका सिलेबस हो गया है उनको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कुछ भूल रही हूँ, मैंने रिवीजन तो कर लिया है बट फिर भी मैं भूल रही हूँ, मेरा सिलेबस पूरा हो गया है फिर भी मैं भूल रही हूँ। ये सब क्वेश्चन सबके माइंड में आते हैं, बट आपको यह सोचना है कि जैसे मेरी प्रिपरेशन है वैसी सबकी है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इन 5 डेज़ के अंदर आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और प्लीज़ आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये जो 5 डेज़ हैं इसके अंदर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए एम्स नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, ये तो आपको लगता है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, बट एक ट्राई तो कर सकते हैं कि हाँ ठीक है सिलेक्शन नहीं होगा, बट इन लास्ट 5 डेज़ के अंदर मैं मेरा बेस्ट तो दे सकती हूँ। कि आप सोच के तो बैठे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट एक कोशिश तो कर सकते हैं आप एटलीस्ट लास्ट में, क्या पता आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप अगर जो मैं चीज़ बता रही हूँ उसको आप फॉलो करोगे, आप उसको फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है तो भी, अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है तो भी। और पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इन 5 डेज़ के अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बनाया है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम पहले बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आपको जो मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ वही फॉलो करना है इन लास्ट 5 डेज़ के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बायो की बात करूँगी। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ बायो के लिए भी बताइए कि बायो को कैसे कंप्लीट करना है, बायो के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बायो के अंदर आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है। इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं एनसीईआरटी के अंदर। जैसे आप एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी के अंदर, वो आप पूरा ध्यान से पढ़ के जाएंगे। और जो भी डायग्राम्स वगैरह है उनको आप ढंग से करके जाएंगे। और बायो के अंदर इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। बायो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो बायो के अंदर इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बायो के अंदर जैसे बड़ी थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम के अंदर। और अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कम सेंटेंस वाले ही आते हैं जो आप जल्दी से टिक लगा सकते हैं। बायो आप ढंग से पढ़ के जाइए, क्योंकि बायो ऑलमोस्ट सबको याद हो जाती है, बायो सबने पढ़ रखी होती है। बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं बायो तो मेरी जो 30 क्वेश्चन हैं उनको 100% सही करके आऊँगी। तो प्लीज़ आप बायो पढ़िए। बायो तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी के अंदर बायो अपनी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, और बायो की ओनली एनसीईआरटी ही पढ़नी है,
बायो के अंदर जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो भी आपको करने हैं, क्योंकि एम्स नर्सिंग एग्जाम में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आपको वो पढ़ के जाने हैं। जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट वगैरह है उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है कि इस साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की थी। ये जो डेट वगैरह है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे साइंटिस्ट का बर्थ डेथ वगैरह ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, किस पे वर्क किया था, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ये इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा आपको पूरा चैप्टर्स पढ़ के जाना है एनसीईआरटी के अंदर, और जो पीछे जो समरी दे रखी होती है वो भी आपको पढ़ के जानी है, और जो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं पीछे वो भी आपको लगा के जाने हैं। जो एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको लगा के जाने हैं। देन फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे कि अभी इन लास्ट 5 डेज़ के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी बस आप ओनली फॉर्मूलाज देखिए, और मेरे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के जो मेरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वाला वीडियो है वो देखिए। उसके अंदर मैंने बताया है कि जो कौन कौन से चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो तो आप उनके फॉर्मूला तो आप ज़रूर ही देख के जाइए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अदर जो चैप्टर हैं उनके भी फॉर्मूला देख के जा सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अभी आप फॉर्मूलाज देखिए, और हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह है, इनके जो एग्जाम्पल है ये आप एनसीईआरटी से देखिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर से इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट वगैरह ये चैप्टर्स भी आपको पढ़ के जाने हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, उसके अंदर मोल के फॉर्मूलाज देखिए, इतना इजी पेपर आता है। अगर हार्ड क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, अगर आपने फॉर्मूलाज वगैरह ढंग से पढ़ रखे हैं। वो मॉडरेट लेवल का इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो पेपर लेंदी आता है, टाइम के अकॉर्डिंग वो थोड़ा लेंदी रहता है, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं उसके। आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करके भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप मेरी बात को प्लीज़ फॉलो कीजिए, मैं जो कह रही हूँ इन लास्ट 5 डेज़ के अंदर आपको प्लीज़ फॉलो करना है इनको। अगर आपका इनके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सबके रिप्लाई देती हूँ। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैंने ओनली फॉर्मूलाज किए हैं, ये सब आप सोचना बंद कर दीजिए। अभी सिर्फ आप फॉर्मूलाज देखिए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे सोच के आप बस फॉर्मूलाज देखिए, और कुछ मत सोचिए कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। आपको ये सब कुछ भी नहीं सोचना है, ओनली अपनी कॉपी के अंदर जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो देखने हैं। अगर हाँ आपको लगता है कि इसके एग्जाम्पल मुझे एनसीईआरटी से देखने चाहिए तो वो जल्दी से आप देख लीजिए एक बार में, बट ऐसे नहीं है कि आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। और हाँ, अगर मैं कह रही हूँ उतना भी कर लोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे कि आपको ओनली अपने नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स के अंदर जो जैसे कोई हेडिंग है, ऐसे एमओटी है, उसके अंदर आपको देखना है कि एमओटी क्या क्या होती है, उसके अंदर एक आधा क्वेश्चन देख लीजिए। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, अभी अपनी जो कॉपी है उसके अंदर एक पेज को लेके मत बैठिए, उसको बार बार में पढ़े जा रहे हैं। बस फटाफट उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। और आप डेफिनेटली आप अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपको बस वह चैप्टर्स पढ़ने हैं पहले, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो चैप्टर्स करने हैं। अगर आपके कुछ चैप्टर छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने किए हैं अच्छे से, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर किए हैं तो आपके वो मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले आपको वो चैप्टर्स करने हैं, और कोई भी जो टॉपिक पढ़ना है उसको आपको फटाफट अपने नोट्स में से पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे को एनसीईआरटी में से पढ़नी चाहिए तो आप एनसीईआरटी में से भी पढ़ते हैं उसको, तो आप उसको फटाफट पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि उसको बार बार में पढ़े जा रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो आपको बस अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हाँ, ये जो आईयूपीएससी वगैरह है ये अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं, इसके अंदर भी आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट उसको बस रिवाइज कर लेना है। और आइसोमेरिज्म में आप ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ सकते हैं, यही आती है एग्जाम के अंदर। जीओसी में जैसे मैंने आपको एक वीडियो डाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देख सकते हैं। बट अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स लाने हैं तो आपको अपनी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जानी है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में से पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, उनको देख के आप
उनको देख के आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। आपको अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आती है एनसीईआरटी के, तो आप वन शॉट लेक्चर दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आती है तो आप उनकी रिएक्शन वगैरह, रिएजेंट के नेम वगैरह उनको देखिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बार बार कह रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ओनली एनसीईआरटी पढ़ के आप पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी पढ़िए। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर आपको ओनली फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। अभी पूरे नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, और अभी आपको ओनली फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूलाज वगैरह मैं भूल रही हूँ, तो उनको अभी भी आप एक पेज पे लिख सकते हैं। जो लास्ट वाला दिन रहता है उसके अंदर आप 1 घंटे के अंदर उनको रिवाइज करके जा सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपको ओनली फॉर्मूलाज पढ़ना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। और अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला मेरे को थोड़ा कम याद है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए। बार बार यह चीज़ कह रही हूँ कि पूरे जो क्वेश्चंस हैं वह हार्ड नहीं आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी आते हैं जो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो 9 जून का जो पेपर था उसका लेवल मॉडरेट था, बट जो 8 जून का जो पेपर था उसका लेवल बहुत इजी था। उसके अंदर यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा इजी पेपर था वो 9 जून के मुकाबले। तो आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर वो मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन, अगर मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़े लेंथी आ सकते हैं, और अगर थोड़े हार्ड भी आते हैं तो वो पूरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अभी आपको मिनिमम 14 से 15 आवर्स की स्टडी करनी है। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि आपको किस टाइम पे जगना है, किस टाइम पे सोना है। क्योंकि 15 आवर्स की स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम के इतने दिन नहीं बचे हैं, और आपको जो अगर आपका सिलेबस भी पूरा हो गया है तो आपको अपना रिवीजन बार बार में करना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। और इसी बीच अगर आप बोर होते हैं, जैसे आपने बहुत देर की पढ़ाई कर ली और आप बोर हो रहे हैं, तो अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी मत देखिए। जैसे आपकी जो ड्रीम एम्स है, जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं, उसके वीडियोस देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा और अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको पॉजिटिव रहना है कि आपका देखा जाएगा। अभी मेरे से जो हो सकता था मैंने मेरा किया, अभी जो भी होगा देखा जाएगा। और हाँ, पॉजिटिव रहिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपने मेहनत की है, आपका ज़रूर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इतना विश्वास रखिए खुद के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि आपको बायोलॉजी के अंदर आपको अपने नोट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको ओनली अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी पेपर नहीं आता है। एम्स के अंदर हर बार एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है, अपने नोट्स नहीं पढ़ने हैं। और अगर एनसीईआरटी के बाहर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जीके के अंदर काउंट होते हैं। जीके के अंदर वो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ओनली आपको बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अब देन हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आपको ओनली फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। आपको अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। ओनली फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। इजी क्वेश्चन ही आते हैं, उनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के अंदर जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एनसीईआरटी के अंदर जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर जो एग्जांपल दे रखे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह, तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर वो आपके नोट्स में है तो आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं, बट अगर वो नोट्स में नहीं है तो उनको एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिए। और साथ साथ देखते जाइए कि अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी के अंदर उसमें क्या एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो देख लीजिए। पूरी एनसीईआरटी अभी आपको नहीं पढ़नी है, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने एक बार अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ी थी, फिर एग्ज़ाम के पहले दिन एक बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने एनसीईआरटी से ही रिवाइज की थी। तो जो पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी उस टाइम पे उसके मैंने नोट्स भी पढ़े थे, बट बाद में मैंने ओनली एनसीईआरटी से रिवाइज किया था। तो मैंने देखा कि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। तो अभी आपको अपने नोट्स नहीं पढ़ने हैं, ओनली एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, उनके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। फिजिक्स के अंदर आपको ओनली फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। जैसे आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा और आपको लगता है कि इसके क्वेश्चंस मेरे से बन नहीं पाते हैं, तो आपको उसके 2 क्वेश्चंस लगा लेने हैं। बट आपको अभी फिजिक्स के अंदर
कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करनी है। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, नहीं आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाने हैं। अभी आपको कोई भी फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करनी है। और अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो प्लीज़ अपना सिलेबस पूरा कीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपको सब फॉलो करना है। और आपका डेफिनेटली इन 5 डेज़ के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वैसे वैसे करोगे तो आपको कहाँ आपको एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि मैंने मेरा पूरा सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ा है, मैंने मेरा पूरा चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, ओनली फॉर्मूलाज वगैरह देखे हैं जो मैंने आपको बताया है कि हाँ आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करनी है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। बट आपको ये यकीन रखना है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया अगर आप उतना भी करके जाओगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो सो प्लीज़ जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपका इनके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और अभी आपको 30 मई तक मिनिमम 14 से 15 आवर्स की स्टडी करनी है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आपको मिनिमम 14 से 15 आवर्स की स्टडी करनी है। और जो 31 मई है उसके अंदर आपको मैक्सिमम 6 बजे तक आपको स्टडी करनी है, उसके बाद में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। 6 बजे तक आप अपना सब रिवाइज़ कीजिए, जो जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं भूल रही हूँ तो आप उनको रिवाइज़ कीजिए। और जीके के अंदर मैंने वीडियो डाला है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जीके के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाना चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगी। सो अपनी प्रिपरेशन ढंग से कीजिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन सब चीज़ों को प्लीज़ आप फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।